हम अब करते हैं हाइड्रोजन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोजन यूनिवर्स में एंड अर्थ में कितना परसेंट मिलता है, हाइड्रोजन की क्या क्या आइसोटोप्स होते हैं, और साथ में हमने ये भी स्टडी किया कि ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या होता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि हाइड्रोजन कैसे बन सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे, आपका जो हमारा टॉपिक होगा, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा जो टॉपिक है, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन को कैसे बना सकते हैं। हाइड्रोजन का मतलब हम लोग यहाँ पे मेनली जो फोकस करेंगे वो हमारे H2 पे होगा, कि H2 गैस के बारे में कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले हम लोग इस चैप्टर में H2 के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन है जिसको कई बार डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वाटर एंड इसके बाद H2O2, ये तीन मॉलिक्यूल हम पढ़ने वाले। तो देखो इसको हम लोग पहले प्रिपेयर करते हैं। तो देखो सबसे पहला मेथड, आप लोगों को पता होगा एम्फोटेरिक मेटल। तो अगर आप किसी भी एम्फोटेरिक मेटल का रिएक्शन एसिड से या बेस से कराते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इवन अगर आप किसी मेटल का रिएक्शन किसी भी एसिड से कराते हो, किसी भी एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जैसे अगर आप सोडियम का रिएक्शन HCl से करोगे तो NaCl बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। आप कोई भी ले लो, कैल्शियम का रिएक्शन अगर आप H2SO4 से करोगे तो बनेगा CaSO4 प्लस H2 गैस। तो ये बात याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजन, मतलब जब भी आप किसी मेटल का रिएक्शन किसी भी एसिड से करते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। पर वो 5 मेटल के साथ नहीं होता है ऐसा, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज देखा हुआ है, जहां पे बोला था कि 5 मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। कौन कौन से? कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये 5 मेटल याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। बाकी इसके अलावा किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर आप मतलब हॉट वाटर के साथ करते हो या फिर आप किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो हम लोग इसमें वही लिखते हैं कि आपके पास पहला रिएक्शन विथ एम्फोटेरिक मेटल। आप कोई भी एम्फोटेरिक मेटल लो, एम्फोटेरिक मेटल के बारे में देखो ऐसा है कि आपको याद रखना है जैप्स। जैप्स का मतलब क्या है? आपको याद रखना है इसमें जिंक, याद रखना है एल्यूमिनियम, तो फिर आपको याद रखना है इसमें लेड और याद रखना है आपको टिन। तो ये 4 तो हमेशा एम्फोटेरिक होंगे। साथ में जो भी डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, स्पेशली +3 या फिर +4 के स्टेट में, वो भी एम्फोटेरिक होते हैं। देखो जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो मेटल नॉर्मली बेसिक होता है, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो मेटल नॉर्मली क्या होता है? एसिडिक होता है। तो याद रखना है कि एस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल increases acidic nature of metal also increases। जैसे आपको मैं बताता हूँ मैंगनीज। मैंगनीज +2 में बेसिक होता है, बेसिक कैरेक्टर रखता है, +4 में एम्फोटेरिक रखता है, +6 एंड +7 में एसिडिक रखता है। तो ये याद रखना है कि अगर कोई डी ब्लॉक का मेटल +3 या फिर +4 के स्टेट में होता है तो वो कैसा बिहेव करता है? नॉर्मली वो एम्फोटेरिक बिहेव करता है। नॉर्मली कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, पर नॉर्मली जैसे अगर आपको दे दे क्रोमियम +3 तो आपसे नेचर पूछेगा तो आप बोलोगे दिस इज एम्फोटेरिक। ठीक है, तो नॉर्मली जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उसमें डी एंड एफ ब्लॉक दोनों एक्चुअल में, तो ये डी एंड एफ दोनों के लिए होगा। +1 एंड +2 का स्टेट जो होता है नॉर्मली वो बेसिक होता है। अगर वो +3 एंड +4 का स्टेट है तो वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब इट कैन बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ बिहेव, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ठीक है, और अगर ये +5 +6 +7 और इवन +8 भी होता है ऑस्मियम जैसे मेटल में, तो ये आपके पास होता है, ये होता है आपके पास एसिडिक। ठीक है, तो ऐसा कैरेक्टर हो सकता है। तो हम लोग अभी बात ये कह रहे थे कि अगर आप किसी एम्फोटेरिक मेटल की रिएक्शन एसिड या बेस के साथ करते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है।
देखो मेटल कोई भी लो और आप मतलब वो 5 मेटल मैंने बताया ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी को छोड़ के आप बाकी कोई भी मेटल लो, एसिड लोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। पर बेस के साथ हाइड्रोजन गैस सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल ही करते हैं, बाकी और कोई नहीं। मतलब बेस के साथ तो हाइड्रोजन गैस सिर्फ एम्फोटेरिक करते हैं, बाकी और कोई नहीं करते। तो जैसे जिंक को देखते हैं, जिंक सबसे मतलब बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। तो जिंक और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के केस में दिक्कत ये होती है कि एल्यूमिनियम में लेयर बन जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। उसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे। एल्यूमिनियम में रिएक्शन तो बहुत मतलब भयंकर तरीके से स्टार्ट होता है, पर वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। ये वैसे होता है जैसे आप लोगों का मान लेते कि आप बच्चे लोग जब क्लास 11th में आते हो और 10th का नया नया रिजल्ट आया होता है 80-90%, तो उसमें बहुत एनर्जी होता है, उसमें लगता है कि अब दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसमें आप 2-3 मंथ बहुत एनर्जी से पढ़ते हो, पर सडनली उसके बाद आप पढ़ना बंद कर देते हो। तो वही होता है एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम एक अच्छा मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। एसिड के साथ रिएक्शन करोगे, बेस के साथ रिएक्शन करोगे, पहले बहुत हाइड्रोजन रिलीज मतलब फटाफट रिलीज करता है। पर एल्यूमिनियम में क्या होता है कि जब रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा तो रिएक्शन फिर बंद हो जाती है, तो इसलिए वो उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। बाकी रिलीज तो देखो सभी करते हैं, मतलब कोई भी एम्फोटेरिक मेटल हो। तो जैसे अगर आप जिंक का रिएक्शन कराओगे, कोई भी ले लो आपके पास, इससे ले लो, दिस विल गिव ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, H2 गैस रिलीज हो जाएगा। कोई और एसिड लेना चाहो जो आपको पसंद हो, Zn प्लस H2SO4, दिस विल गिव ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एसिड के साथ तो कोई भी मेटल कर सकते हैं। इवन आप सोडियम पोटेशियम लेने में दिक्कत ये है कि बहुत मतलब हाई एनर्जी रिलीज होगा, तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो सेफ साइड रहने के लिए हम लोग ये बात करें कि सेफ साइड कैसे बनाया जाए। तो सेफ साइड रहने के लिए आराम से होता है, रिलैक्स होता है, मतलब आराम से 10-15 मिनट में रिएक्शन हो जाता है, कोई टेंशन भी नहीं। ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो गया तो एक्सप्लोजन भी होने का डर होता है। तो ये सबसे सेफ साइड वाले मेटल है। और अगर आप इनके साथ कोई बेस ले लेते हो तो दिस विल गिव NO2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी एम्फोटेरिक मेटल का एसिड बेस का रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो पहले ये था। अब देखो हम लोग इसमें सेकंड करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। तो इलेक्ट्रोलिसिस में एक्चुअल में देखो काफी चीजें हैं। अगर आप मतलब कि बैरियम हाइड्रोक्साइड के अलावा भी अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हो और अगर आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हो निकल इलेक्ट्रोड में, तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और नॉर्मली उसमें जो आप समझ लो कि इफिशियंसी होती है ऐसी रिएक्शंस की, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो यहाँ पे इफिशियंसी विल बी वेरी हाई। तो नियरली 99.99% इफिशियंसी और ईल्ड या प्योरिटी भी, मतलब आपको सिर्फ प्योर हाइड्रोजन मिलेगा। तो इसमें जो प्योरिटी भी होगा बहुत हाई होता है। तो मीन्स अगर आप क्या करते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, आप एक्चुअल में लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के, एक्चुअल में वो दोनों वीक बेस है, उन दोनों को छोड़ के, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के आप कोई भी मान लेते बेस लोगे, और बेरियम का बेस तो अच्छा माना जाएगा, सबसे अच्छा नीचे वाला बेस, तो उसमें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो बहुत प्योर आपको मतलब आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस, सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनता है, बाकी तो सब नीचे पड़ा रहता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of NaOH, या फिर हो सकता है KOH, या फिर हो सकता है BaOH ट्वाइस, मतलब ऐसा कोई भी ले सकते हैं। ये तीन मतलब काफी ज्यादा फेमस है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेरियम ऑक्साइड मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड इन निकल इलेक्ट्रोड, रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इन दिस 99.9% प्योर H2 गैस
इज ऑब्टेन्ड। तो मतलब अगर आपको बहुत प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छा मेथड है। तो उसमें नियरली नियरली 99.9% हाइड्रोजन मतलब आपको प्योर हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। बाकी इसके अलावा हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़ ही रखा है, तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को चलो एक बार रिवाइज करते हैं। तो वही देखते हैं, वही आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस। अगर किसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई दिक्कत आए तो आप लोग मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर देखो, उसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग करते इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अब ब्राइन। तो ब्राइन का मतलब होता है एक्चुअल में NaCl इन वाटर, पर इसको ब्राइन बोल देते हैं। ब्राइन थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है ना, ये मतलब ब्राइन एक्चुअल में जो समुद्र में जो मिलता है, मतलब जो ओशियन में जो पानी जो मिलता है उसको ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं किसका, एक्वस NaOH का। ठीक है, हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सॉरी ये क्या बोल दिया, एक्वस NaCl का। ठीक है, ब्राइन मीन्स NaCl नमक है, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो देखो आपके पास क्या होगा, एनोड की बात करते हैं। सबको पता है एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और ये आपको मैंने मतलब अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर्स को देख लेना। मैंने वहां पे बोला था कि अगर अनायन Cl माइनस Br माइनस या फिर I माइनस होगा तो अनायन का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं कराते। ठीक है, और अगर अनायन आपका F माइनस है, सल्फेट है, तो उस केस में वाटर का ऑक्सीडेशन मैंने कराने के लिए बोला था। तो यहाँ पे Cl माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, दिस विल गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल रिलीज। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये समझ में आ ही रहा होगा ये। और फिर हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग करते हैं वही रिडक्शन कैथोड। कैथोड पे याद रखना है ऑलवेज रिडक्शन, कैथोड मींस रिडक्शन। अब हमको पहले से पता है कि अगर सोडियम और वाटर होता है तो सोडियम का रिडक्शन फिर नहीं होता, मतलब ये जो रिएक्शन ये नहीं होगा। तो मैंने ये मना करवाया है कि अगर अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड एल्यूमिनियम होता है तो उस केस में इनका रिडक्शन नहीं करवाते, और किसका रिडक्शन करवाते हैं, वाटर का। तो सोडियम विल नॉट रिड्यूस, तो इसका रिडक्शन नहीं होगा। फिर देखो आपके पास क्या होगा इन दिस रिएक्शन, तो 2 टाइम OH माइनस एंड प्लस H2 गैस। ठीक है, H2 गैस रिलीज हो जाएगा, और आप जब इसको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। सो रिएक्शन विल बी 2H2O plus 2Cl minus will give 2OH minus plus Cl2 plus H2 गैस। ठीक है, देखो रिएक्शन तो बच्चों इतना ही है, मतलब इतना ही रिएक्शन होता है। पर होता क्या है, कई बार बुक में दिया रहता है कि NaOH बनता है। आप बोलोगे सर NaOH तो बनाया ही नहीं आपने, क्या कर दिया। तो अरे ये इसमें क्या दिक्कत है, ये OH माइनस पड़ा है, और ये वैसे NaOH बेस होता है, वो टूट जाता है बॉटल में। पर आपको मन करे, अगर आपको ऐसे लिखने में मजा नहीं आ रहा तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, रिएक्शन को दोनों साइड Na जोड़ दो रिएक्शन को, क्योंकि Na जो है वो हमारे रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तो उसका लिखना ना लिखना कोई यूजफुल नहीं है। तो आप NaCl भी लिख सकते हो, मैंने Na को जोड़ दिया क्योंकि ये रिएक्शन भी हो सकता है या फिर ये रिएक्शन भी, तो ऐसा भी होता है। तो ये इसका क्या करता है, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस मींस वाटर और NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है, 2 टाइम NaOH विल बी फॉर्म प्लस Cl2 गैस इज रिलीज एंड H2 गैस इज रिलीज। क्योंकि यहाँ पे दो गैस रिलीज हो रहा है, तो इसमें मतलब जो प्यूरिटी होगी बहुत हाई तो नहीं होगी, लाइक जो हमने ऊपर किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ BaOH ट्वाइस और NaOH और KOH, पर फिर भी यहाँ ये एक अच्छा मेथड है हाइड्रोजन गैस को ऑपरेट करने। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो इस रिएक्शन में हमें NaOH मिलता है एक साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अगर आप ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इससे बन जाता है। अब हम लोग इसके अलावा हम लोग इसमें करते हैं आपका फिर आगे ऑक्सीडेशन, या हम लोग इसको कंबसन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन या फिर कंबसन। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन का मतलब अगर आप एक हाइड्रोकार्बन का कंबसन, तो एक्चुअल में कहना ज्यादा बेटर नहीं होगा, ज्यादा बेटर वर्ड होगा कि ऑक्सीडेशन करना। अगर आप एक हाइड्रोकार्बन का, बल्कि बेटर कि आप ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब अगर आप एक हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करते हो, जैसे कि CH4
और इसकी रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करते हो एट वेरी हाई टेम्परेचर, मीन्स करीब करीब 900 या 1000 डिग्री के आसपास अगर आप टेम्परेचर का रिएक्शन करवाते हो, मीन्स काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मीन्स 1000 डिग्री के आसपास अगर आप ये रिएक्शन करते हो, मतलब काफी हाई टेम्परेचर पे, तो और इसमें प्रिफर होगा कि आप एक कैटलिस्ट यूज कर लो, लाइक निकल एक प्रिफर्ड कैटलिस्ट होता है। तो इस रिएक्शन में देखो होता एक्चुअल में क्या है कि इस रिएक्शन में होगा क्या, इस रिएक्शन में CO बनता है एक्चुअल में और प्लस बनता है 3 टाइम H2, ये रिएक्शन होता है। मींस ये रिएक्शन समझ लो ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, हमने कार्बन का ऑक्सीडेशन किया, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, नियरली 1000 डिग्री या फिर 1203 मतलब 1300 केल्विन में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 1800 भी कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं 1000 भी दिया होता है, तो 1000 डिग्री के आसपास होता है निकल के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन हो जाता है आपके पास, जैसे हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं सी, एक्चुअल में ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन होगा, बल्कि बेटर होगा हम लोग एल्केन लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ये एल्केन सेक्शन बनता है, तो हम लोग एल्केन लेते हैं CnH2n+2 एल्केन, ठीक है। इसकी रिएक्शन बेटा हम लोग वाटर के साथ कराएंगे, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CO और प्लस बनेगा आपके पास ये क्या होगा H2, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, देखो ये N है तो ये N बनेगा, सो ऑक्सीजन N हो गया, सो दिस विल बी N, और देखो हाइड्रोजन क्या होगा 2N और 2N 4N और 4N+2, मतलब कि और ऑलरेडी 2 है तो दिस विल बी 2N+1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, आप ऊपर वाले रिएक्शन में मैच करा के देख लो आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास C2, इसमें वही कि आपके पास ये रिएक्शन 1000 डिग्री पे होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, जैसे अगर आपको C2H6 है और अगर आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हो तो सो दिस विल बी 1270 केल्विन पे, मतलब केल्विन में मैं कर देता हूँ, सो दिस विल गिव 2CO एंड प्लस 5H2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इससे एक बहुत अच्छे अमाउंट में क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब हम लोग इसको देखो समझते हैं, ये रिएक्शन आप चाहो तो कोक के साथ भी कर लो। अगर आपके पास एक कार्बन है मतलब C, इसको हम लोग बोल सकते हैं आपके पास रेड हॉट कोक, मतलब एक्चुअली में गर्मा गर्म कोक चाहिए भाई, ठंडा ठंडा नहीं हो पाएगा मामला, गर्मा गर्म कोक होगा तब रिएक्शन होगी। तो रेड हॉट कोक, एकदम उबलता हुआ कोयला आपने पानी में डाल दिया, तो बहुत एकदम लाल कोल मतलब होना चाहिए, इसको आप वाटर में डाल दो, तो इससे बनता है, इससे आपके पास बनता है CO और आपके पास इससे क्या होगा, और आपके पास बन जाएगा, मतलब रेड हॉट कोक होना चाहिए, ध्यान रखना टेम्परेचर भाई 1000 डिग्री के आसपास। इसमें कैटलिस्ट की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले में क्या था कि आपको हाइड्रोजन निकाला जैसे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तो CO बनेगा प्लस H2 गैस, तो ये रिएक्शन होगा। तो अगर आप रेड हॉट कोक का या फिर एल्केन का रिएक्शन करते हो एट 1000 डिग्री सेल्सियस, एल्केन के केस में निकल कैटलिस्ट लेते हैं, यहाँ पे निकल कैटलिस्ट नहीं लेना, ठीक है। तो आपके पास CO प्लस H2 बनता है। अब देखो होता क्या है, देखो CO प्लस H2 को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वाटर गैस, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इसको वाटर गैस भी बोला जाता है, ये याद रखना है। इसका एक्चुअल में एक नाम और भी होता है, क्या, देखो ऑल्सो नोन एज सिन गैस, सिन गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज सिंथेसिस गैस, सिन गैस और सिंथेसिस गैस, इसको ये भी बोलते हैं। तो देखो ऐसे गैस तो अगर आप एल्केन का रिएक्शन वाटर के साथ करोगे हाई टेम्परेचर पे तब भी उससे बन जाता है, या फिर रेड हॉट कोक का रिएक्शन। ऐसे गैस जो होते हैं, जैसे मान लो कई बार वो जो नाले वाले बहते हैं ना, मान लो आपके घर के बाहर सीवर है, तो उसमें भी जो गैस रिलीज होती है वो भी कई बार वाटर गैस भी होता है, आपने सुना होगा। इवन ये एक बहुत फेमस स्टोरी है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मतलब मोदी जी, तो एक्चुअल में इन्होंने 2-3 साल पहले बताया था कि एक चाय वाला है और वो सीवर से गैस निकाल लेता है और उससे अपना मतलब गैस मतलब सीवर से गैस निकाल लेता है और उससे आग लगाता है और उससे चाय बनाता है।
ये एक्चुअल में ट्रू स्टोरी है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च करना तो कर लेना, ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि एक चाय वाला, एक्चुअल में शायद वो एरिया शायद नोएडा के आसपास कहीं है वो, तो वहां पे सीवर से गैस निकाल लेता है और उस गैस को जला के वो चाय बनाता है। तो होता क्या है कि सीवर जहाँ पे मान लेते हैं अगर है काफी ज्यादा, या फिर जहाँ पे वाटर मतलब लॉक होता है, मतलब ब्लॉक होता है, नहीं बहता है, तो वैसे जगहों पे क्या होता है, कुछ गैसेस रिलीज होती है, वो गैसेस कंबस्टिबल होती है। तो वही ये जो वही आपको वो अच्छा नॉर्मली वाटर गैस ही होता है, तो वाटर गैस या फिर सिन गैस जैसे सीवर से कई बार ऑटोमेटिक रिलीज होता रहता है। आप बोलोगे सर वहां पे कैसे रिलीज होगा, वहां पे क्योंकि सनलाइट आता रहता है और वो गैसेस मतलब रिएक्शन होते रहते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, मॉलिक्यूल को डिकम्पोज भी सीवर में पता होता है, बहुत ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, तो बैक्टीरिया में डिकम्पोजिशन होता रहता है, गैसेस रिलीज होती रहती है। तो ऐसे कैसे ऐसी चीजें क्या होता है कि आपको सीवर से भी काफी ज्यादा रिलीज होता रहता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया हो, मतलब ऐसा होता है, मतलब ये फैक्ट एक्चुअल में। इवन आप लोगों ने बचपन में गोबर गैस सुना होगा कि हम लोग मतलब गोबर पता ही होगा, जो मैन्योर होता है, जो काउ डंग होता है, तो उसको स्टोर किया जाता है विलेजेस में, और उससे भी गैसेस बनाए जाते हैं उसमें, लेकिन नॉर्मली मीथेन गैस रिलीज होता है, पर ये सब भी मतलब नेचुरली आप बना सकते हो। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अब ये जो हम लोग ऊपर बोल रहे थे कि रेड हॉट कोक का रिएक्शन वाटर के साथ करोगे, तो इसको गोल गैस मतलब कोल गैसिफिकेशन भी बोलते हैं, मींस कि रिएक्शन ऑफ कोल विथ वाटर वेपर फॉर वाटर गैस is CO plus H2. This process is also known as coal गैसिफिकेशन। तो ये कोल गैसिफिकेशन भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें होता क्या है कि इसमें आप चाहो तो हाइड्रोजन गैस का एफिशिएंसी और बढ़ा सकते हो। क्या? हाँ, बढ़ा सकते हैं, हाँ ऐसा कर सकते हैं। मतलब कैसे? देखो इसमें जो सीओ जो बना, देखो देखो सबसे पहले कार्बन के रिएक्शन H2O के साथ किया, हाई टेम्परेचर पे, ध्यान रखना टेम्परेचर हाई है, तो इससे बनता है CO प्लस H2 गैस। ये जो CO बना, आपको पता ही होता है CO बहुत तड़पता रहता है, बहुत बेचैन रहता है CO2 बनाने के लिए, मतलब बस उसको मौका मिल जाए। अगर आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हो, और मतलब टेम्परेचर अगर आपके पास 400-500 के आसपास है, 400-500 के आसपास है, और इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट, तो आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट होता है। आयरन क्रोमेट का मतलब कि इसमें नॉर्मली फेरस क्रोमेट होता है। फेरस क्रोमेट का मतलब होगा आपके पास Fe3 क्रोमेट, एक्चुअल में ये Fe और Cr2O7। ठीक है, आयरन क्रोमेट Fe पे +2 और क्रोमेट -2, सो दिस विल बी FeCr2O7 आयरन क्रोमेट। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन ले लेगा, मतलब सीओ पता ही होता है कि ऑक्सीजन के लिए बेचैन होता है जिससे CO2 बना सके, इससे बनता है CO2 और प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो मतलब आपका ये कैटलिस्ट यूज करने से हाइड्रोजन और ज्यादा रिलीज हो गया। तो याद रखना, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बनेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास मतलब इसमें हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक नाम भी दिया था, दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो known as water gas shift रिएक्शन। इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। और देखो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस होता है वो लोग पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं, मतलब कई बार इंडस्ट्री में जो होता है पेट्रोलियम
को हम लोग उसका क्रैकिंग करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, उससे भी हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के मेथड। इसके अलावा हम लोग अब इसमें इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। तो ये आपका इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वही कि हाइड्रोजन गैस भाई कैसा होता है, तो हाइड्रोजन गैस देखना, हाइड्रोजन गैस इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, लिख लो, हाइड्रोजन इज कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस, insoluble in water, this is lightest गैस, जितने भी गैस मिलते हैं उसमें लाइटेस्ट गैस है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, ये इसके कुछ आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी थे।